Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. ऑलरेडी हम पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट वन में वेराइटीज, क्लाइमेट कंडीशन, ऑनर क्या है, पोमोग्रेनेट के बारे में सारे के सारे बेसिक चीजें हमने कंप्लीट कर चुके हैं. अभी हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे. And most subscribe this channel so that you will get videos in time, otherwise you will be late. Okay, तो फिर शुरू करते हैं पार्ट टू. ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, ये जो पहला वाला लिखा गया है 675 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस एंड पोटास, ये जो डोजेस है ये तो सिर्फ पोमोग्रेनेट के लिए एप्लीकेबल होगा. 675, 250, 250 मीन्स अराउंड इस दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 500 हो जाएगा. उसके बाद अराउंड 1 मोर 200, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं. ये तो खत्म हो गया पोमोग्रेनेट का. उसके बाद ये जो जिंक डेफिशिएंसी एंड बोरोन डेफिशिएंसी के चीज है ये सारे के सारे क्रॉप में सेम होगा. ओके, ये सिर्फ पोमोग्रेनेट के लिए नहीं है. मैं बहुत ही बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ पोमोग्रेनेट के लिए नहीं है, ये सारे के सारे क्रॉप में. एक बार आप पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्रॉप में ये आप वही चीज अप्लाई करेंगे. सारे के सारे क्रॉप में मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ओके, इन केस ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, अगर जिंक डेफिशिएंसी हुआ, जिंक डेफिशिएंसी का सिम्टम्स क्या है ये हम प्लांट पैथोलॉजी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जिंक सल्फेट आप देख सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर स्प्रे कर सकते हैं ट्वाइस ऑन द न्यू फोलिएज. देखिए 5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर आप एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद स्प्रे करेंगे ट्वाइस ऑन द न्यू फोलिएज. क्योंकि वो जो सिम्टम्स आता है वो न्यू फोलिएज पे आता है, न्यू लीफ जो फॉर्म होता है वो आता है. उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा प्लांट पैथोलॉजी पे. ओके, अभी आ जाइए फॉर कंट्रोलिंग बोरोन डेफिशिएंसी. बोरोन डेफिशिएंसी मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, पर वंस मोर, एप्लीकेशन ऑफ बोरैक्स एट द रेट ऑफ 12.5 ग्राम पर प्लांट. ओके, सॉइल पे आप डाल सकते हैं. अगर सॉइल की बात करें 12.5 ग्राम पर प्लांट. अगर हम स्प्रे की बात करें, प्लांट की बात करें, तो फिर 2 ग्राम पर लीटर. देखिए बोरोन डेफिशिएंसी होगा तो फिर आप दोनों तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल से और स्प्रिंकल करके प्लांट के ऊपर. सॉइल में अगर 12.5 ग्राम पर प्लांट, अगर स्प्रे करते हैं तो फिर 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर. अगर पोमोग्रेनेट प्लांट की ट्रेनिंग की बात करें, दो तरह के होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी. मल्टी स्टेम्ड ट्रेनिंग, सिंगल स्टेम्ड ट्रेनिंग. देखिए मल्टी स्टेम नाम से पता चल गया होगा, स्टेम बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ पे सिंगल स्टेम होता है. ओके, देखिए मल्टी स्टेम हो या फिर सिंगल स्टेम हो, प्रोडक्ट मतलब हार्वेस्टिंग टाइम पे आसपास के फ्रूट यील्ड होता है. ये चीज बहुत ही यूनिक चीज है. देखिए मल्टी स्टेम में क्या होता है, स्टेम ज्यादा होता है, ब्रांच कम होता है, तो फिर फ्रूट जितना देता है. सिंगल स्टेम में क्या होता है, एक ही स्टेम होता है, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होता है, बाइफर्केशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो फिर फ्रूट वैसा ही देता है. मगर अगर हम इंडियन कंडीशन की बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है मल्टी स्टेम. ये चीज़ें आप याद रखेंगे. क्यों होता है मल्टी स्टेम, क्यों हम सिंगल स्टेम को प्रीफर नहीं करते, वो मैं आपको बता दूंगा. ओके, पहले तो आते हैं मल्टी स्टेम पे. इन दिस मेथड 3 to 4 स्टेम्स आर लेफ्ट एट हिल, रिमेनिंग शूट्स आर रिमूव्ड. 3 to 4 स्टेम ओके पर प्लांट आपको रखना पड़ेगा एंड रिमेनिंग शूट को आपको ट्रेन कर देना चाहिए. इसी तरह आप मल्टी स्टेम ट्रेनिंग दे सकते हैं. उसके बाद आते हैं सिंगल स्टेम. देखिए सिंगल स्टेम में एक सिंगल स्टेम तो आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ऑल साइड शूट एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग आप रिमूव कर देंगे. द सिंगल स्टेम इज लेफ्ट बाय रिमूविंग ऑल द साइड शूट एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग. देखिए प्लांटिंग के टाइम पे ही आपको रिमूव कर देना है. तो फिर क्या होगा, हेडेड बैक आपको करना पड़ेगा. हेडेड बैक प्रूनिंग क्या है, ये सारे चीज हम MCQ पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ बता देता हूँ ये एक टाइप ऑफ प्रूनिंग है, हेडेड बैक प्रूनिंग. ये मेन स्टेम क्या होगा, अबाउट 1 मीटर जब हो जाएगा तभी वो ब्रांच फॉर्म करना शुरू कर देगा. 4 और 5 वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेस ऑन ऑल साइड एवं 60 to 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आर अलाउड टू ग्रो. देखिए मैंने बताया था अगर सिंगल स्टेम हुआ तो फिर ब्रांचेस आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा. 4 to 5 ब्रांचेस आप अलाउ करेंगे ग्रो करने के लिए, एबव 60 to 75 सेंटीमीटर. देखिए 4 to 5 ब्रांचेस
आर अलाउड टू ग्रो इन सिंगल स्टेम ट्री। तो फिर एक्चुअली सिंगल स्टेम ट्री में क्यों डिसएडवांटेज क्या है, हम क्यों इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं? पहले मैं बता चुका हूँ एक रूट सकर का प्रॉब्लम है। सिंगल स्टेम होगा तो फिर रूट सकर ज़्यादा होगा, बुशी अपीयरेंस होगा प्लांट का, एंड बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और वो अच्छा नहीं है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद हाईली ससेप्टेबल टू स्टेम बोरर एंड शूट बोरर। जैसे कि मैंने बोला है, अगर सिंगल स्टेम होता है, एक ही स्टेम होगा, स्टेम बोरर, शूट होल बोरर अगर एक ही बार स्टेम को अटैक कर लिए तो फिर वो स्टेम तो गया, मतलब पूरा का पूरा प्लांट गया। पर अगर मल्टी स्टेम होता तो फिर एक ही स्टेम गया, दूसरे स्टेम से तो कुछ यील्ड मिलेगा। इसीलिए सिंगल स्टेम को इंडियन कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो किसको प्रैक्टिस करते हैं? मल्टी स्टेम ट्री को। पोमेग्रेनेट का फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, लीफ शेडिंग की बात करते हैं पहले। जब वो था सब ट्रॉपिकल कंडीशन तभी वो बिहेव कर रहा था डेसिडियस की तरह। जब आया ट्रॉपिकल कंडीशन तभी वो बिहेव कर रहा था एवरग्रीन की तरह। उसी तरह फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में भी बहुत ज़्यादा गोलमाल है। देखते हैं, अंडर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया, मिल्ड विंटर, ये कंडीशन पे साउथ इंडिया हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ये सारे के सारे एरिया पे फ्लावरिंग कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर। मतलब साल भर आपको फ्लावरिंग मिलेगा, साल भर आपको थोड़ा थोड़ा फ्रूट मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा टिके लो होता है, ओके, तो उस कंडीशन में 2 सीजन ऑफ फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा। ओके, याद रखिए, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये सारे इंडिया पे एरिया पे आपको मिलेगा थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग। पर नॉर्थ इंडिया कंडीशन में आपको मिलेगा 2 टाइम्स फ्लावरिंग इन ए ईयर। ओके, वेराइटी से भी कुछ वास्ता है फ्लावरिंग का, मतलब वेराइटी भी कोरिलेट करता है फ्लावरिंग को। देखिए, ढोलका, कांधारी, मुस्काट रेड एंड पटियाला, ये फ्लावर्ड ओनली वंस इन ए ईयर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वेराइटी का फ्लावरिंग वंस इन ए ईयर, वाइल गणेश, जापानीज ड्वार्फ फ्लावर ट्वाइस। ओके, ढोलका, कांधारी, मुस्काट रेड, पटियाला फ्लावरिंग ओनली वंस, एक साल में एक बार। गणेश, जापानीज ड्वार्फ साल में 2 बार। अभी आते हैं क्रॉप रेगुलेशन पे। क्रॉप रेगुलेशन मैंने साइट्रस फ्रूट में भी, सपोटा में भी एंड बहुत सारे प्रीवियस हमारे फ्रूट के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस बार मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता दूंगा। ओके, 3 डिस्टिंक्ट सीजन ऑफ फ्लावरिंग है पोमेग्रेनेट पे, जिसको हम नेम दिए हैं अंबर बहार, मृग बहार, हस्त बहार। ये सेम आज सपोटा, सेम आज साइट्रस फ्रूट। अंबर बहार होता है फरवरी मार्च के महीने में जो फ्लावर होता है, मृग बहार होता है जून टू जुलाई महीने में जो फ्लावर होता है। मतलब ये रेनी सीजन का फ्लावर होता है, ये अराउंड विंटर सीजन का होता है, एंड ये अराउंड वही रेनी सीजन का भी होता है हस्त बहार। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर कोई भी बाहर में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है आपको पता ही होगा, रूट को डैमेज करके, डी ब्लूमिंग करके, इरिगेशन को चेंज करके। ये मैं सारी चीज़ दोबारा नहीं बोलूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं हमारा साइट्रस फ्रूट का वीडियो, सपोटा का वीडियो, वहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ कैसे अगर कोई भी फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आता है, मतलब मानसून फ्लावरिंग में अगर प्रॉब्लम आता है जो कि मृग बहार है, अगर मानसून टाइम पे फ्लावरिंग जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो फिर हम उससे कैसे मैनेज करेंगे। ओके, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, बाहर ट्रीटमेंट करेंगे हम। बाहर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप देख सकते हैं वो वीडियो में। ओके, हार्वेस्टिंग पे आता है। जनरली फ्रूट राइपन्स इन अबाउट 5 to 7 months फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। ओके, देखिए 5 to 7 month मतलब 6 month अराउंड ले लीजिए, हाफ ईयर लेता है फ्रूट को राइप करने में। अगर फ्लावरिंग आपको जून जुलाई में आया है तो फिर इससे आप 6 महीने जोड़ देंगे, जो होगा वो फ्रूट राइपनिंग स्टेज होगा। ओके, फ्रूट राइपनिंग होने के बाद आपको उसे कैसे हार्वेस्ट करना है, 2 to 3 पिकिंग्स में आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, इन ए स्पान ऑफ 1 month, 1 month के अंदर अंदर आपको उसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा 2 to 3 पिकिंग। अगर 1 month से आप लेट करते हैं तो फिर वो फ्रूट का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगा। इसीलिए 1 month के अंदर अंदर आपको सारे के सारे फ्रूट हार्वेस्ट करना पड़ेगा 2 to 3 पिकिंग।
2 to 3 पिकिंग मीन्स 10 डेज इंटरवल और 15 डेज इंटरवल पे आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ आते हैं फ्रूट इंडेसेस पे। कैसे मैच्योर होता है फ्रूट, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रूट मैच्योर हो गया हार्वेस्ट करने के लिए? ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। फिजियोलॉजिकल आप देख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, फ्रूट आर रेडी फॉर हार्वेस्ट इन अबाउट 150 to 170 डेज। देखिए 150 to 170 वही सेम चीज़, 6 मंथ के कितना हुआ, 6 into 30 180 अराउंड, तो फिर वही 5 to 6 मंथ। एक्सटर्नल कलर ऑफ फ्रूट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो और रेड, येलोइश ब्राउन। जैसे कि मैंने बोला रिंड, जो रिंड होता है पोमोग्रेनेट का, उसका कलर होता है येलोइश रेड और येलोइश ब्राउन और येलोइश ग्रीन। तो फिर आपको पता चल गया होगा, जब ग्रीन होगा तो फिर वो रॉ फॉर्म है, ग्रीन जब येलोइश रेड हो जाएगा और येलोइश ब्राउन हो जाएगा वो पक गया। फ्रूट बिकम सॉफ्ट, रिजेस ऑन द फ्रूट बिकम फ्लैट, फ्लोरल पार्ट्स ऑन द फ्रूट ड्राई आउट। ओके, ये तो आप वो जो फ्लावर होगा वो ड्राई आउट हो जाएगा। फ्रूट्स व्हेन टैप्ड प्रोड्यूस ए मेटेलिक साउंड और क्रैकिंग साउंड। ओके, तभी आपको पता चल गया होगा ये पक गया पोमोग्रेनेट। एसिडिटी ऑफ द फ्रूट शुड बी लेस देन 1.85%। ओके, basal peak shaped portion sink at the time of maturity। basal beak shaped portion आप देख के बता सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया कि नहीं। जैसा जैसा पोमोग्रेनेट फ्रूट मैच्योर होता जाएगा, एसिडिटी कंटेंट रिड्यूस होता जाएगा एंड स्वीट कंटेंट बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। पोमोग्रेनेट फ्रूट में बहुत सारी यूनिक चीज़ हमने देखा है और वो बहुत ही कॉस्टली भी होता है, मार्केट डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। पर एक ही प्रॉब्लम है, एक फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है फ्रूट क्रैकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है पोमोग्रेनेट फ्रूट पे। तो फिर उसे कैसे कंट्रोल करें वो चीज़ हम देखेंगे। पहले तो देखते हैं फ्रूट क्रैकिंग होता क्या है। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड मोर इंटेंस अंडर ड्राई कंडीशन ऑफ द एरिड जोन। अगर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर फ्रूट क्रैकिंग हो सकता है, चांसेस बढ़ जाता है। क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो ड्यू टू राइज इन एयर टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एयर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है तभी फ्रूट क्रैकिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। मृग बहार, जो कि मैंने बोला मानसून फ्लावरिंग पीरियड, ओके, इज मोर ससेप्टेबल टू फ्रूट क्रैकिंग बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी। इन जून जुलाई पीरियड कभी आपको मिलेगा रेनी, टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है सडनली, इसीलिए वेरिएशन आ जाता है ह्यूमिडिटी पे, तो फिर फ्रूट क्रैकिंग को वो एनकरेज करता है। तो फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, फ्रूट क्रैकिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेथड्स है, पर मैं पहले बताता हूँ मृग बहार, जो कि मानसून पीरियड में जो फ्लावरिंग होता है वहाँ पे फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा दिखा जाता है। तो फिर उससे कंट्रोल करने के लिए आपको मृग बहार पीरियड में ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा वो क्रॉप को मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मृग बहार। ओके, ये आ सकता है एग्जाम पे, कौन सा पीरियड पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट क्रैकिंग होने का चांसेस मिलेगा? तो मृग बहार, जो कि अराउंड जून टू जुलाई में आपको मिलेगा। एडिक्वेट एंड रेगुलर इरिगेशन एंड इंटरकल्चर थ्रू आउट द बियरिंग पीरियड। ओके, जब भी फ्लावर आता है, जब भी फ्रूट आता है, आपको एडिक्वेट एंड रेगुलर इरिगेशन देना पड़ेगा। इंटरकल्चर आप करेंगे तो फिर फ्रूट क्रैकिंग का चांसेस कम हो जाएगा। ओके, कुछ ऐसे वेराइटी है जो कि फ्रूट क्रैकिंग को टॉलरेंट है और कुछ ऐसा वेराइटी है जो कि ससेप्टेबल है फ्रूट क्रैकिंग। पहले तो मैं बता देता हूँ ससेप्टेबल कौन है। अगर फ्रूट क्रैकिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर वहाँ पे ड्राई एंड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा है, तो फिर आप किस वेराइटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे? पहले तो आप अवॉइड करेंगे वेलेदू, काबुल, खानदारी। ये 3 वेराइटी है, वेलेदू, काबुल एंड कांदारी। ये 3 वेराइटी को आप प्रैक्टिस नहीं करना है अगर आपके कंडीशन पे फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रहा है। तो फिर किस किस को आपको लगाना है, कौन सा वेराइटी को? लाइक करकी, गुलेसा, बेदना, कोक एंड जलोरी सीडलेस। ओके, देखा गया है बेदना एंड जलोरी सीडलेस बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, अच्छा से टॉलरेट कर सकता है, तो आप ये वेराइटी से जा सकते हैं। ओके, तो फिर स्प्रेइंग करते हैं बोरैक्स, जो कि मैंने पहले बताया, बोरोन डेफिशिएंसी से भी फ्रूट क्रैकिंग हो सकता है। 0.1 to 0.2% बोरैक्स स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ GA3 जिबलिक एसिड इन द मंथ ऑफ जून एट 250 ppm। ओके, 250 ppm कंसंट्रेशन पे जून महीने पे आप जिबलिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं। क्यों जून महीने पे? मैंने अभी बताया आपको मृग बहार, जो कि अराउंड जून जुलाई महीने में होता है, तो वही पीरियड पे ससेप्टेबल होता है फ्रूट क्रैकिंग, वो पोमोग्रेनेट फ्रूट, इसीलिए
आपको उसी फ्लावरिंग पीरियड पे और उसी टाइम पे जो फ्रूट होता है उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा। उसके बाद अगर हॉट ह्यूमिड एयर आप के कंडीशन पे ज़्यादा है तो फिर उसे कैसे रोका जाए? विंड ब्रेक्स आप प्लान कर सकते हैं। देखिए विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, ये सारे होता है विंड के स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, विंड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैटेज होता है कोस्टल एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे सुनामी आने का चांसेस ज़्यादा है, फ्लड आने का चांसेस ज़्यादा है, साइक्लोन में विंड स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हम विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट ज़्यादा प्लान करते हैं, क्योंकि वो कैपेबल है विंड स्पीड को रिड्यूस करने में। ओके, विंड स्पीड अराउंड 30% रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए अगर आप विंड ब्रेक प्लांट करेंगे तो फिर वो जो हॉट एयर आता है वो बहुत ही हद तक चेक कर सकता है, तो फिर आपका फ्रूट बच जाएगा फ्रूट क्रैकिंग से। सो यहाँ पे हमारा पोमोग्रेनेट खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट गो फॉर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, आपको इसी तरह बहुत सारे क्रॉप का वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर यू विल बी लेट। सो सेव ट्री टू सेव लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।